अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। मैं हूँ राहिल आज़र और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ, अफसाने और नावल्स लेकर आती हूँ। हमारे आज के नावल का नाम है मेरा इश्क हो तुम और इसकी राइटर है अनीसा शफकत। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको इस नावल की तमाम एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज इसकी फर्स्ट एपिसोड। चांदनी रात में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से आरास्ता वो महलनुमा बंगला बहुत ही खूबसूरत और काबिल दीद लग रहा था। जगह जगह पर खूबसूरत से अंदाज में लगाई गई कुर्सियां और टेबल और इन पर बैठे मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़ों में मलबूस लोग सभी बहुत खुश और पुरजोश नज़र आ रहे थे। यकीनन ये एक बहुत ही हसीन मंजर था। सुर्ख रंग के कपड़ों में मलबूस भूरी आंखों और स्याह रेशमी बालों वाली लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक जगह पर जाकर रुक गई और अधमरी लड़की के कान में सरगोशी करने लगी। रूबी यार बस भी करो, आज मेरे लिए इतना खास दिन है और तुम हो कि आज भी मुझसे नाराज हो। जरताशा रूबी के कान में घुसते हुए बोली। रूबी ने जवाबन मुंह फेर लिया तो जरताशा फिर गोया हुई, कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ कि दोबारा कभी सिद्रा के साथ मिलकर तुम्हें तंग नहीं करूँगी। इतनी देर में जरताशा के बाबा आ पहुँचे। अरे ये क्या रूबी बेटा, आप आज भी मेरी लाडली से नाराज हैं? फिर वो भी बोली, अंकल आप अपनी लाडली को समझाते क्यों नहीं हैं? इसने फिर से सिद्रा के साथ मिलकर मुझे तंग किया है। रूबी जरा सा नाराज होकर बोली। फिर जरताशा गोया हुई, बाबा मैं इसे कितनी बार एक्सक्यूज कर चुकी हूँ मगर यह है कि मानती ही नहीं। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, बाबा आप इसे सिफारिश कर दें, कसम से आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसी ही तो थी, किसी को नाराज ना करने वाली, अगर कोई नाराज हो जाता तो मना लेने वाली, मगर क्या जानती थी कि किस्मत में क्या लिखा है। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलकर ही रहता है। मिस्टर एहसन अपनी लाडली की बात सुनकर हंस दिए और फिर रूबी से मुखातिब होकर बोले, चलो बेटा माफ़ कर दो, अगर आइंदा ऐसा कुछ भी करेगी तो इस बार का हिसाब भी बराबर कर लेना। रूबी ने जवाबन कहा, आप तो हर बार ऐसा ही कहते हैं अंकल, मगर आपकी ये लाडली पर कोई असर नहीं लेती। इतनी देर में जरताशा बोली, बस कर दो रूबी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो और किसको तंग करूंगी। रूबी बोली, बटरिंग करना तो कोई तुमसे सीखे, ताशा की बच्ची। खैर अंकल की सिफारिश पर माफ़ कर रही हूँ, तुम आइंदा मोहतात रहना। जरताशा ने भी पूरी फरमाबरदारी से जवाब दिया, जी बहुत मेहरबानी आपकी, अब चलें कि सारी पार्टी यहीं पर गुजारने का इरादा है। आज जरताशा और रूबी की हाउस जॉब मुकम्मल होने पर इनको डॉक्टर बनने के एजाज़ में मिस्टर एहसन ने ये ग्रैंड पार्टी दी थी। सब अजीज़ों ने इस पार्टी में शिरकत भी की थी और रूबी और जरताशा जो कि बचपन की सहेलियां थी उन्हें तोहफ़े भी दिए थे। एक तो ये लड़का भी ना पता नहीं बिना बताए अचानक किधर चला जाता है। आने दो ज़रा, आज तो मैं इसकी ठीक से खबर लूँगी। मिसेस अकमल बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और बुरहान अभी तक घर नहीं पहुंचा था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो मिसेस अकमल की जान में जान आई। उठकर दरवाज़ा खोला, जैसे ही इसने घर के अंदर पाँव रखा मिसेस अकमल ने क्लास लेना शुरू कर दी। माँ को परेशान देखकर बुरहान बोला, मामा आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए यूं परेशान मत हुआ करें। फौजी हूँ मैं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक फौजी, आम सा फौजी, कोई मेजर या कर्नल तो नहीं होना। आम सा फौजी हमें जवाब देता फिर रहा है। बुरहान की बात का जवाब फूफो सलमा ने दिया और जवाब देते ही कमरे में चली गई, जैसे इसी को जली कटी सुनाने के लिए जाग रही हों। फूफो सलमा की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी माँ से मुखातिब हुआ और बोला, मामा जान यासिर भाई और कैसर भाई सो गए हैं क्या? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इनसे भी अभी मिल लूँ, फिर सुबह मुझे जाना है। मामा जान इसके जाने की खबर सुनकर अफसुर्दा हो गई मगर खुद पर काबू पाकर बोली, वो तो सो गए हैं और तुम्हारी भाभियाँ भी सो चुकी हैं, बस अरसा
जाग रही है। वो क्यों जाग रही है? इसने पूछा। इसका एक टेस्ट है जिसकी तैयारी में मसरूफ़ है, मामा ने जान ने जवाब दिया। ऐसा करना, इससे भी कल ही मिल लेना। तुम्हारे जाने का सुनकर दुखी हो जाएगी और वजह से पढ़ नहीं पाएगी। फिर थोड़ा सा ठहर कर बोली, जाओ तुम भी आराम करो और जाकर सो जाओ। ओ मामा जान, आपको क्या पता कि आज रात मुझ पर हरगिज़ नींद नहीं आने वाली। मैं चाहकर भी सो नहीं पाऊंगा। अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से मामा जान बोली, किधर थे तुम? बुरहान बोला, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। मामा जान बोली, ऐसा कौन सा दोस्त था तुम्हारा जिससे मिलने के लिए तुमने 5 बजे तैयारी शुरू की, 6 बजे घर से निकल गए और अब 2 बजे वापस आ रहे हो? मामा जान का सवाल सुनकर बुरहान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर खुद पर जब्त पाके बोला, मामा जान है मैं ना कोई मेरा कोई दोस्त, मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है। अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है तुम सो जाओ, मामा जान ने ज़रा खफगी से कहा। तो इनके गले में बाजू हायल करके बुरहान बोला, खफा हो गई हैं क्या? मामा जान से रहा ना गया और बोली, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि जल्दी घर आ जाया करो। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, कुछ अंदाज़ा भी है आपको? मामा जान ने बिला आखिर तशवीश का इजहार कर ही दिया। बुरहान ने बहुत मोहब्बत से इनकी गोद में सर रख दिया और बोला, मामा जान, कभी यासिर या कैसर भाई के लिए तो आप परेशान नहीं होती, फिर मेरी क्यों फ़िक्र करती हैं? मामा जान बोली, तुम्हारी फ़िक्र मुझे इसलिए रहती है कि तुम अकेले हो और ज़्यादा मुझसे दूर भी रहते हो, और वैसे भी यासिर और कैसर की फ़िक्र करने के लिए तुम्हारी भाभियाँ मौजूद हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब आप मेरा ख्याल रखना भी छोड़ देंगी। मामा जान बोली, नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी। आप खुश? बुरहान भी जोश में आकर बोला, दिट्स लाइक अ गुड मदर। मामा जान बोली, चलो अब जाकर सो जाओ। बुरहान उठकर कमरे में चला गया और सोने के लिए आंखें मूंद ली, मगर नींद का नामो निशान तक ना था। वो बहुत ही गहरी सोचों में गुम था। यहाँ तक कि सुबह के 6 बज गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो ख्यालों से बाहर निकला। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने अरसा खड़ी थी। बोली, बुरहान भाई, आज आप जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि कॉलेज जाने से पहले आपको अल्लाह हाफिज़ कह दूं। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, अगली बार मेरे लिए गिफ्ट लेकर आइएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बुरहान हैरान हो गया, फिर घड़ी की तरफ देखा और मुंह धोकर तैयारी में मसरूफ़ हो गया। सारी रात जरताशा को सोचते सोचते गुजर चुकी थी। इससे वक्त का पता ही ना चला और सुबह भी हो गई। जरताशा बहुत शौक से अपने तोहफे खोल रही थी और अपने दोनों भाइयों शायान और शहान के साथ अपने बाबा मामा को भी दिखा रही थी। शहान बोला, मैं जानता हूँ जरताशा आपी के आज आप सबको बहुत से ज़्यादा मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। जवाब में शायान बोला, जी नहीं, मैंने जरताशा को इसका फेवरेट कलर का सूट दिया है, इसे वही पसंद आएगा। छोटे, वो शहान को चुरा रहा था। शहान ने भी जवाब देना खुद पर लाजिम कर रखा था। बोला, मैं जानता हूँ जनाब कि आपने आपी को इनके फेवरेट कलर का ड्रेस दिया है, मगर पसंद इनको मेरा ही गिफ्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपके तोहफे पर अपना और अपने तोहफे पर आपका नाम लिख दिया था। शायान इसके पीछे लपका और शहान मुंह चढ़ाकर भाग गया। मामा और बाबा हंस दिए। इतनी देर में रूबी गुनगुनाती हुई हाजिर हुई। मिसिज एहसन इसे देखकर गोया हुई, आओ रूबी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या जरताशा तुमसे अभी तक अपनी गिफ्ट्स भी नहीं खोले? बहुत लेजी हो गई हो। टाइम भी नहीं मिल रहा था यार, अभी अभी सोकर उठी थी तो सोचा सबसे पहले गिफ्ट ही खोल लूँ। ताशा ने जवाब दिया, आप लोग बातें करें, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ, मिसिज एहसन ने कहा और उठ के किचन की तरफ बढ़ गई। मिस्टर एहसन के मोबाइल पर कॉल आई और वो भी वहाँ से उठकर बाहर निकल गए। अरे ज़रा वो रेड कलर वाला गिफ्ट तो खोलो। रूबी ने रेड कलर वाले गिफ्ट की तरफ इशारा किया और बोली। जरताशा गिफ्ट को दाएं बाएं से देखते हुए बोली, अरे
इस पर तो किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ। चलो खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही इसने गिफ्ट खोला, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसमें डायमंड की रिंग थी। कितनी खूबसूरत रिंग है, मगर ये डायमंड रिंग किसने दी? ज़रतशा हैरान होकर सोचने लगी। वो परेशान भी थी। रूबी इसका ध्यान बताने के लिए बोली, जिसने भी दी है, दी तो तुम्हारे लिए ही है ना। चलो खैर छोड़ो, हम पार्क चलते हैं। ज़रतशा ने इस बात में सर हिलाया। वो पार्क में जाने को तैयारियां करने लगी। बुरहान वापस जाने को तैयार था। मामा जान जाते हुए इसको दुआएं दे रही थी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वो अपनी मामा जान से मिलने के बाद अपने भाई यासिर और कैसर से मिल रहा था। मामा जान बहुत अफसरदा लग रही थी। वो एक बार फिर माँ से गले मिला और फिर मारिया और नोरिया को भी अल्लाह हाफिज़ कहकर चला गया। काफ़ी सख्त ट्रेनिंग के बावजूद इसकी आंखों में नींद का नाम व निशान तक ना था। वो बहुत ही गहरी सोचों में गुम था। वो सोच रहा था कि ज़रतशा को इसकी दी हुई डायमंड रिंग पसंद आई होगी या नहीं। फिर वो इस फिक्र में हलकान होने लगा कि कहीं ज़रतशा का बाप इसकी शादी किसी और से ना कर दे। अगरचा बुरहान खुश था कि ज़रतशा डॉक्टर बन गई है, इसको इसका गोल मिल गया है, और यही तो इसकी बचपन की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बन जाए। मगर वो दिल व जान से ज़रतशा को चाहता था और इसको खोने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। फिर इसको फुप्पो सलमा की बात याद आई कि वो आम सा फौजी है, ना कोई मेजर ना ही कोई कर्नल। क्या ज़रतशा का बाप अपनी इतनी काबिल बेटी की शादी इससे करेगा? अगर ज़रतशा की शादी मुझसे ना हुई, वो मुझे ना मिली, तो मेरा क्या होगा? क्या मैं इसके बगैर ज़िंदा रह पाऊँगा? बस वही तो है जिसको मैंने अपनी हर दुआ में अल्लाह से मांगा है। क्या कभी इसने मेरी तरफ देखा होगा? क्या आज तक इसने कभी मेरे बारे में सोचा भी होगा? क्या इसको ये बात याद होगी कि मैं इसका सीनियर रहा हूँ? क्या इसको याद होगा कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि मैं एक लायक स्टूडेंट भी नहीं था और वो तो बहुत लायक थी, इतनी काबिल कि हज़ारों करोड़ों लोगों में भी अपनी शनाख्त बना सके, अपनी एक अलग पहचान, अपनी काबिलियत दिखा सके। बहुत से सवालात इसके जहन में यके बाद दीगरे आ रहे थे। इसको यूं लगा जैसे इसका जहन माफ हो जाएगा। इसी सना में बुरहान अचानक उठकर बैठ गया। इसके चेहरे के तासुरात काफ़ी अजीब थे। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत ही अहम फैसला कर चुका हो, और वो एक अहम फैसला कर चुका था, सिर्फ अपनी ही नहीं, ज़रतशा की ज़िंदगी के बारे में भी। बुरहान की 6 माह की ड्यूटी पूरी हुई और इसे एक बार फिर 15 दिन की छुट्टियां मिल गई। मगर वो आया तो ज़रतशा के घर पर। मिसिज अकमल बुरहान की फ़िक्र में सारी रात सो नहीं पाई थी। इनको बुरहान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार था। तकरीबन 4 बजे फजर के वक्त बुरहान ज़रतशा के घर के करीब पहुंचा। इसके हाथ में एक पिस्टल और इसके मुंह पर मास्क चढ़ा हुआ था। कोई इसको पहचान नहीं सकता था। इसके साथ 4 लोग और मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए थे। इनको बुरहान ने हायर किया और इन सब के मोबाइल फ़ोन भी इसने अपने कब्ज़े में रखे हुए थे। वो क्या करने जा रहा था, बात का किसी को भी इल्म नहीं था। सुबह 7 बजे के करीब शाहान मामा जान को और बाबा जान को अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकला ही था कि यूनिवर्सिटी जा सके कि किसी ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसके माथे पर पिस्टल रखकर इसे घुमा के अंदर ले गया। मिसिज एहसन ने चोरों को देखकर फौरन चीख मार दी। बुरहान आगे बढ़ा और बोला, अब दोबारा शोर किया तो आपका बेटा जान से जाएगा। माँ की चीख सुनकर ज़रतशा और शयान और मिस्टर एहसन, जो ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो बाहर आए और शाहान के माथे पर रखा हुआ पिस्टल देखकर इनके हौसला खता होने लगे। बुरहान और इसके साथी आगे बढ़े। एक शाहान के पीछे खड़ा हो गया, एक मामा जान के और एक बाबा जान के पीछे खड़ा हो गया। बुरहान ने शायान के पीछे खड़े लड़के की तरफ पिस्टल फेंक दिया और आगे बढ़कर ज़रतशा के पास आया। ज़रतशा के हाथ में वही डायमंड रिंग थी जो इसे बुरहान ने दी थी। वो ज़रतशा की तरफ झुका और इसके कान में सरगोशी की, मुझसे निकाह करेंगी? ज़रतशा चिल्लाई। क्या? चलाएं तो नहीं, लगता है घर वालों से ज़्यादा प्यार नहीं है आपको।
जो इनकी जान की परवाह भी नहीं है आपको। वो इसे खामोश करवाने के लिए बोला। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बुरहान बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में आगे बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर बोला, वेलकम मौलवी साहब, आपका ही इंतज़ार था। चलें निकाह शुरू कीजिए। बुरहान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ज़रतशा और इसके घर वालों को हिला कर रख देने को काफ़ी थे। अपने घर वालों की ज़िंदगी प्यारी है तो खामोशी से निकाह करें। बुरहान ने फिर से ज़रतशा के कान में सरगोशी की। ज़रतशा ने सर उठाकर पहले मास्क पहने हुए लड़के की आंखों में देखा, फिर बाबा जान, मामा जान, शाहान और आखिर में शायान को देखते ही वो बदहवास होने लगी। एक लम्हे को इसका दिल चाहा कि वो फ़ौरन उठकर इस मास्क वाले लड़के का मुंह नोच ले, मगर शायान की तरफ देखकर इसे अपना इरादा बदलना पड़ा, क्योंकि इसके करीब जो लड़का खड़ा था इसके हाथ में पिस्टल मौजूद था और इससे निकलने वाली एक गोली इसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। ज़रतशा को यूं लगा जैसे इसका जहन माऊफ हो रहा है। निकाह के लिए कबूल है बोलना है इसके लिए बहुत दुश्वार था। इस दुश्वारी में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब मामा जान और बाबा जान के लाख मना करने के बावजूद इसने अपने भाई की खातिर कबूल है बोल दिया। शायान जब हवासों में लौटा तो मौलवी साहब निकाह पढ़ा के वापस जा चुके थे। बुरहान बोला, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। घर जाकर अपनी माँ को भेजूँगा, वो आपसे ज़रतशा का हाथ मांगने आएंगी। इज़्ज़त से आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाऊँगा। आप मेरे ससुराल वाले हैं, आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये कहकर बुरहान ने अभी जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि शायान बोला, रुको। उसकी एक आवाज़ पर बुरहान रुक गया और बोला, जी फरमाइए, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? शायान ने सुर्ख होती आंखों से बुरहान की तरफ देखा और इससे सवाल कर डाला। बुरहान ने शायान की तरफ देखा और अपना मास्क उतार दिया। शबे बेदारी की वजह से सुर्ख होती भूरी आंखें, सफ़ेद रंगत, उड़े हुए बालों के साथ वो काफ़ी सहर अंगेज़ लग रहा था। बोला, मेरा नाम बुरहान अकमल है। मेरे बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। हम 3 भाई और 1 बहन अपनी माँ के साथ रहते हैं। मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं। आपकी बहन का बहुत ख्याल रखूँगा अपनी जान से बढ़कर। अपनी मामा जान से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इनको आपके घर पर भेजूँगा। इनको पहली फुर्सत में हाँ करके मंगनी इसी हफ्ते और शादी 3 माह बाद दे कर दीजिएगा। और एक और बात, मैं एक फ़ौजी हूँ, एक आम सा फ़ौजी, ना ही कोई मेजर ना ही कोई कर्नल। इतना कहकर वो अपने चारों साथियों के हमरा वहाँ से चल दिया। बुरहान के जाते ही ज़रतशा अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मामा जान ने दरवाज़ा काफ़ी देर तक बजाया, मगर जहन तो जैसे माऊफ हो चुका था। ज़रतशा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे फ़िक्र हो रही है। बाबा जान बोले, हम अपनी बेटी की शादी कभी भी इस शख्स से नहीं करेंगे। बाबा जान शायद ज़रतशा को दिलासा दे रहे थे, कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला रहने दें। ज़रतशा अंदर से बोल रही थी और इसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर और मिसिज़ एहसन की जान में जान आई। वो दोनों अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शाहान भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि शायान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। कितनी देर वो बुरहान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर गौर करने लगा। फिर इसको याद आया कि बुरहान ने कहा था शादी सिर्फ 2 भाइयों की हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहन की शादी नहीं हुई। वो एक नए लाहिया अमल को तरतीब दे चुका था कि इसने अपना इंतकाम कैसे लेना है। वो ऐसा ही था, इंतकाम लेने वाला, बर्दाश्त ना करने वाला, शिद्दत पसंद लोगों से अपनी तकलीफ़ का बराबर बदला लेने वाला। वो खुद से मुखातिब हुआ, जो कुछ तुमने मेरी बहन के साथ किया है इसका बदला अब तुम शायान एहसन तुम्हारी ही बहन के ज़रिए लूँगा। इसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। जो कुछ वो करके गया है इसके बाद इसको बद्दुआ देने का भी दिल नहीं करता। मिसिज़ एहसन की आंखें नम हो गईं, मगर मैं अपनी बेटी की शादी इस शख्स से कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े। पता नहीं इस तरीके से वो आज तक कितनी लड़कियों को ट्रैप कर चुका होगा। मज़ब्बत के मारे मिस्टर एहसन की आंखों में सुर्खी उतर आती। दरवाजे में खड़ी ज़रतशा इनकी बातें सुन रही थी। बाबा जान की इस पर नज़र पड़ी तो वो बोले,
اندر آ جاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اب بالکل بھی مت گھبرانا، اور تم نے رونا بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس خبیث انسان سے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ بابا جان کی باتیں سن کر زرتشا کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر آ گئی اور درمیانی فاصلہ طے کر کے ماما جان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر ہمت کر کے بابا جان کی طرف دیکھا اور بولی، بابا جان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ میری شادی اس شخص سے کر دیں۔ زرتشا کی بات سن کر مسٹر اور مسز احسن کے ساتھ دروازے میں کھڑا شایان ہکا بکا رہ گیا۔ کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی میں بیٹا، کہاں گئے تھے آپ؟ برہان کے آتے ہی ماما جان نے تفتیش سے شروع کر دی، اور اس سے پہلے کہ برہان انہیں جواب دیتا، پیچھے سے ایک اور مانوس آواز اسے سنائی دی، بھائی میرے لیے گفٹ لائے ہیں یا نہیں؟ عرصہ نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ظاہر ہے لائے ہی ہوں گے، میں بھی بیوقوفوں والے سوالات کرتی ہوں۔ عرصہ بنا رکے بولے جا رہی تھی، اچھا چلیں اب مجھے میرا گفٹ دے دیں، پچھلے 3 مہینوں سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، جلدی نکالیں میرا گفٹ۔ اتنی لمبی چوڑی بات کا برہان نے مختصر سا جواب دیا، السلام علیکم۔ عرصہ کا منہ بند ہو گیا، پھر بمشکل بولی، میرا گفٹ؟ السلام علیکم۔ برہان اپنی بات پر قائم رہا۔ عرصہ بولی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہی ہوں، اور باقی سب گھر والے بھی بالکل ٹھیک ہیں، اب لائیں میرا گفٹ۔ عرصہ بھی بہت ضدی تھی۔ لو، برہان نے ایک سوٹ جو کہ نیلے رنگ کا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ عرصہ بولی، تھینک یو سو مچ۔ عرصہ سوٹ لے کر بہت خوش ہوئی اور مسز اکمل اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ یاسر کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور حنین اور ہما کیسے ہیں؟ برہان نے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب تم آؤ تو سیر کے لیے سمندر پر چلیں گے، اور ویسے بھی حنین اور ہما سارا دن مجھے کہتے رہتے ہیں کہ پاپا سیر کرنے جانا ہے، یوں سب باتیں کرنے لگے۔ بابا جان آپی یہ کیا کہہ کر گئی ہیں، سنا آپ نے؟ یہ شاہان کی آواز تھی۔ زرتشا ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بابا جان کافی تشویش کا شکار تھے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد شاہان بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی خود بھی اسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہو۔ جس طرح سے اس شخص کے ساتھ رخصت لے کر آپ ہی تیار ہو گئی ہیں، اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ زرتشا جو اپنا موبائل کمرے میں بھول گئی تھی اور شاید موبائل لینے ہی واپس آئی تھی، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ٹوٹ سی گئی۔ جب اپنے حواسوں میں واپس آئی تو بولی، پچھلے 20 سالوں سے میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں شاہان، تم میرے بارے میں ایسی رائے کیسے دے سکتے ہو؟ بہن بھائیوں کا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کیا کہ کوئی غیر آ کر کچھ بھی کہہ لے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہم اس پر یقین کر لیں؟ کیا میں نے آج تک تمہارا یقین بھی نہیں جیتا؟ کیا تمہیں اپنی بہن پر بس اتنا ہی یقین تھا؟ زرتشا کا چہرہ غم کی شدت سے سخت ہو چکا تھا۔ نہیں میری بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے، بابا جان نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ زرتشا بابا جان سے مخاطب ہوئی، بابا جان، 13 سال کی تھی جب میں نے اللہ سے یہ دعا مانگنا شروع کی تھی کہ یا اللہ، کبھی میری وجہ سے میرے باپ کا سر شرم سے نہ جھکے، میں ہمیشہ آپ کے لیے باعث فخر بنوں، اور آج اس شخص سے شادی کرنے کو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو کورٹ میں یہ مسئلہ لے کر جاتے تو دنیا والوں کو نکاح کا پتہ چل جاتا، اور یہ دنیا تو بات کا بتنگڑ بناتی ہے، یہ دنیا آپ کو چین سے سانس لینے نہیں دیتی کہ آپ اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ ہر طرف سے اس شخص کی جیت کے آثار نظر آ رہے ہیں پاپا۔ پھر وہ ماما سے مخاطب ہوئی، اگر تو میری قسمت میں بس یہی لکھا ہے تو آپ بدل نہیں سکتے، میری قسمت کو اس شخص نے تو مجھے خود کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہان بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ زرتشا ہتھیلی پر منہ رکھ کر رو دی۔ شاہان دروازہ ناک کر کے کمرے میں آیا اور بولا، آئی ایم سوری زرتشا آپی، پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ میں کیسے آئی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ ایک نیک اور پارسا لڑکی ہیں، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو شاہان۔ زرتشا نے اس کی بات کا مختصر سا جواب دیا،
कह रही हो कि तशरीह खुद करो। शाहान बहुत नादम लग रहा था, बोला सॉरी आपी प्लीज़। वो ज़रतशा के माफ़ करने पर वहाँ से चला गया। इसके जाते ही ज़रतशा मुख्तलिफ सोचों के समंदर में डूब गई। तुम एक ऐसे शख्स हो जिसकी वजह से मेरा भाई का मुझसे यकीन उठ गया, जिसकी वजह से मेरी माँ बाप के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा बाप भी बेबस हो गया। एक बेबस बाप से ज़्यादा बेबस कोई और नहीं हो सकता, मगर मैं तुम जैसे फजूल शख्स के बारे में क्यों सोच रही हूँ? इसलिए कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। ज़रतशा चाहकर भी अपनी जान छुड़वा नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि रूबी इसके कमरे में आई और इसे पता भी नहीं चला वो इसके साथ बाहर ले जाने के लिए आई थी। ज़रतशा का मूड काफ़ी ख़राब था, मगर वो फिर भी रूबी के साथ चल पड़ी ताकि इसकी सोच से छुटकारा मिल सके। चाचू हमें आइसक्रीम खानी है, हनैन और हमाम और जवाद ने इससे ज़िद करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। घर के बाकी लोग समंदर के किनारे खड़े थे। रूबी और ज़रतशा गुजरे बच्चों को देखकर ज़रतशा रुक गई और इनसे कहने लगी, बच्चों आप लोग किसके साथ आए हो और यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जवाद बोला, हम अपने घर वालों के साथ सैर करने के लिए आए हैं। ज़रतशा ने रूबी को कुछ खाने के लिए लाने का इशारा किया। हमारे मामा बाबा समंदर के किनारे खड़े हैं और चाचू हमारे लिए आइसक्रीम लेने गए हैं, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। आपको पता है कि चॉकलेट हमारा फेवरेट है। ज़रतशा बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, आपको पता है मेरे पास चॉकलेट्स हैं, क्या मैं आपको दूं? ज़रूर, हुनैन बोली। इसने फौरन अपने बैग में से हाथ डालकर चॉकलेट्स निकालकर तीनों बच्चों को दी। देखिए हमारे चाचू आ गए। चाचू चाचू ज़रतशा ने नज़र उठाकर देखा तो हक्का बक्का रह गई। बुरहान ने इसको देखा तो मुस्कुरा दिया। वो इनको देखकर वापस आने लगी कि वो बोला, चॉकलेट्स का शुक्रिया। देखें हमारे भतीजे और भतीजी चॉकलेट्स लेकर कितने खुश हैं। बुरहान को देखते ही ज़रतशा गुस्से में आ गई और बोली, बको मत, अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारे कुछ लगते हैं तो मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखती। इसका गुस्सा बजा था। बोला, देखो ज़रतशा, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कल के रवैये के लिए, मगर गुस्सा ना करो। देखो कितने प्यार से देख रहे हैं बच्चे हमें। वो अपनी चाची की तरफ सुनो, मेरे बच्चों से थोड़ा सा प्यार ही कर लो। शट अप, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी मैं। और अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे भाई के माथे पर पिस्टल रखकर मुझसे निकाह करने से मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी तो ये महज तुम्हारी गलत फहमी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। ज़रतशा की बात सुनकर वो बोला, मैंने आपको अपना गुलाम नहीं बनाया और मैं कभी आपको अपना गुलाम बना भी नहीं सकता। मैंने आपसे निकाह किया है कि कुफ्र नहीं किया। ज़रतशा बोली, कुफ्र नहीं, गुनाह तो किया है ना। बुरहान सफाई पेश करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने जुर्म किया और मैं एतराफ़ जुर्म भी करता हूँ और आपसे माफ़ी का तलबगार भी हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ही कसूरवार हूँ, पर आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा आपको कोई भी दुख नहीं दूंगा। ज़रतशा ने भी खरखत लहजे में जवाब दिया, इससे बड़ा भी कोई दुख हो सकता है क्या? इससे पहले कि बुरहान कुछ कहता वहाँ रूबी स्लैश लेकर पहुंची। वहाँ पहुंचते ही इसने बुरहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? ज़रतशा ने अपना रुख रूबी की तरफ करते हुए जवाब दिया, होगा कोई ठरकी इंसान, मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। वो दोनों वहाँ से चली गई और बुरहान अपने चेहरे पर एहसास नदामत के आसार लिए खड़ा था। रात का खाना खाकर सब सोने के लिए कमरों में जा चुके थे, लेकिन बुरहान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठा और मामा जान के कमरे में चला गया। जाकर मामा जान की गोद में सर रखकर बोला, तीसरी बहू लाने की तैयारी कर लें मामा जान। मामा जान बहुत हैरान हुई और बोली, मतलब? बुरहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मतलब ये कि लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ और कल आपको इसके घर रिश्ता मांगने जाना है। मामा जान इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, वो तो ठीक है, ये तो बताएं कि मेरी बहू होने वाली कैसी है और क्या करती है। बुरहान सुनकर बहुत खुश हुआ कि मामा जान को कोई एतराज़ नहीं। फिर बोला, इसका नाम ज़रतशा है
وہ بہت پیاری ہے اور بہت اچھی ہے. شی از اے ڈاکٹر. کل میں آپ کو خود اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا. ڈاکٹر کا لفظ سن کر ماما جان کا دل کھٹک گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، پیچھے پھوپھو سلمہ جو دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی بولی، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پھر تو تم اس کا خیال بھی اپنے دل و دماغ سے نکال دو. اگر وہ تمہاری کمتری کے باوجود بھی تم سے شادی پر راضی ہے پھر تو وہ کوئی بیوقوف ہوگی. اور بس کر دیں پھوپھو. برہان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا. وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. ماما جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں. پہلی بار انہوں نے برہان کا ایسا روپ دیکھا تھا. وہ تو ایسا شخص ہے جو لوگوں کی غصیلی باتوں کا جواب بھی پیار سے دیتا تھا. اس نے اپنی پھوپھو کی تلخ باتوں کا جواب بھی نہیں دیا تھا تو پھر آج کیوں وہ بھڑک اٹھا؟ کیا وہ زرتشا کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سن سکتا؟ خود پھوپھو سلمہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھی. جب حواس میں لوٹی تو بولی، یہ تو شادی سے پہلے ہی بیوی کا چمچہ بنا پھر رہا ہے، شادی کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ ماما جان روحانی سی ہو کر بولی، بس کر دو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. ماما جان کی بات سن کر سلمہ اپنے کمرے کی طرف چل دی. ماما جان بھی برہان کے کمرے کی طرف بڑھی اور بہت دیر تک برہان کو آوازیں دیتی رہی. کافی دیر تک دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا. آخرکار ماما جان بھی ہمت ہار گئیں اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں. وہاں وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بیٹے کا دل کتنا صاف ہے. اس میں بس یہی کمی ہے کہ وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں، مگر تو جانتا ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. تجھ سے بھی شاید ہی آج تک اس نے اپنے لیے کچھ مانگا ہو، مگر زرتشا کے لیے اس کا ولہانہ محبت دیکھ کر میں آپ سے اس کے لیے زرتشا کو مانگتی ہوں، کسی بھی طرح اس کے دل میں برہان کے لیے جگہ بنا دے. میرا بیٹا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کل جب میں برہان کے رشتے کی بات کرنے جاؤں تو اس کے گھر والے پہلی فرصت میں ہاں کر دیں. اس کے بعد وہ کتنی دیر تک سجدے میں رہی، اللہ سے دعا مانگتی رہی. اگلے دن برہان کو منا کر زرتشا کے گھر لے گئیں اور واپس آ کر شکرانے کے نفل ادا کیے کیونکہ زرتشا کے گھر والے ہاں کر چکے تھے. زرتشا بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی جب روبی کی آمد ہو گئی. اٹھ جاؤ، اس ہفتے تمہاری شادی نہیں ہے، منگنی ہے، اور آنسو ایسے بہا رہی ہو جیسے تمہاری رخصتی ہو رہی ہے. جلدی اٹھو، شاپنگ کے لیے جانا ہے. زرتشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا. وہ کیا جانتی تھی کہ مال میں بھی اس کا سامان برہان سے ہوگا، اوپر سے روبی بھی اس کے ساتھ تھی. بھاگتے ہوئے برہان کی طرف گئی اور بولی، السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ برہان نے انجانی نظروں سے روبی کو دیکھا اور بولا، وعلیکم السلام، سوری میں نے آپ کو نہیں پہچانا. آپ پہچان بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں. کل میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی، جب بھی آپ کو پہچان لیا. میں زرتشا کی دوست ہوں، میرا نام روبی ہے. آپ سے مل کر اچھا لگا. کیا آپ یہاں منگنی کی شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ جی، ہم منگنی کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں، روبی نے جواب دیا. اور آپ کو میرا احسان مانتے رہنا چاہیے کہ میں آپ کی ہونے والی بیوی کو زبردستی لے کر آئی ہوں، ورنہ یہ محترمہ تو آنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی. روبی حقیقت سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور زرتشا کے بدلتے رنگوں والے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھا. زرتشا کافی حد تک خود کو کمپوز کر کے بولی، چلو روبی، واپس چلتے ہیں. چلو اب شرماؤ نہیں، روبی شوخی سے بولی. اچھا چل، اب اتنا بھی نہ شرما، 3 ماہ بعد تمہاری شادی ہے، تھوڑی بہت گپ شپ کر لو تاکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. زرتشا غصے سے پاؤں پٹکتی باہر چلی گئی. روبی برہان کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی، بولی، آئی ایم سوری برہان بھائی، پتہ نہیں اس کو کس بات کا غصہ ہے. کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ ان کو زبردستی لے کر آئی تھی اس لیے ان کو غصہ آ گیا. میں بھی جلدی میں ہوں، اس کے لیے معذرت. یہ کیا بدتمیزی تھی زرتشا، وہاں سے کیوں آ گئی؟ برہان بھائی کیا سوچیں گے کہ تم اتنی بدتمیز ہو؟ زرتشا نے کوئی جواب نہ دیا اور روبی سردہا بھر کر رہ گئی. منگنی کی تقریب چل رہی تھی اور زرتشا ہر لمحہ اذیت سے دوچار ہو رہی تھی. مسز ایسن شایان کو دیکھ کر بہت حیران تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ شایان ہے جو منگنی کے سارے انتظامات سنبھال رہا ہے. برہان کے گھر والوں کی آمد، شایان کے چہرے پہ الگ خوشی تھی. پہلے ماما جان
ان کے بعد یاسر بھائی، کیسر بھائی، ماریہ بھابی، نویریہ بھابی بچے اور آخر میں عرصہ اندر آئی۔ عرصہ بہت خوبصورت تھی، گلابی رنگ کے فراک میں وہ بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ شایان نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، شایان اس پر سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اس کو بہت بھلی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس باکمال سحر میں جکڑ جاتا، اس نے اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ عرصہ اس کا فوکس خود پر محسوس کر چکی تھی۔ عرصہ کی نظر شایان پر اٹھی۔ اس نے پہلے کبھی شایان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ عرصہ اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ کون ہے، مگر برہان کی آمد پر دونوں چونک گئے۔ برہان کی آمد پر شایان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ برہان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عرصہ برہان کو مخاطب کر کے بولی، یہ کون ہے؟ زرتشا کا بھائی ہے شایان، برہان نے جواب دیا، اور وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے شاہان۔ برہان نے شاہان کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے کھڑا اپنی امی سے بات کر رہا تھا۔ عرصہ گھر پہنچی تو ماما جان کے کمرے میں چلی گئی اور باتوں میں کہنے لگی، ماما جان، برہان بھائی کے سسرال والے کتنے اچھے ہیں، خاص طور پر شایان بھائی۔ آج میں بور ہو رہی تھی تو سارا ٹائم مجھے شایان بھائی نے کمپنی دی، اور پھر وہی مجھے زرتشا بھابی سے بھی ملوانے کے لیے لے کر گئے۔ وہ سب کتنے اچھے ہیں نا، اور شاہان تو بہت مزے کی باتیں بھی کرتا ہے۔ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یار وہ دیکھو، وہ نیلے دوپٹے والی کتنی خوبصورت ہے، اس کو تو میں اپنی بھابی بناؤں گا۔ اور جب میں نے اس نیلے دوپٹے والی کی طرف دیکھا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس سے چلا بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا۔ سچ میں تو شاہان کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہوئی۔ ماما جان شایان کی آنکھوں میں عرصہ کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اس لیے مزید استفسار کیا، اور کیا باتیں کی شایان نے تم سے؟ عرصہ نے جواب دیا، زیادہ کچھ نہیں، بس پڑھائی کی ہی باتیں کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں میں پڑھتی ہوں، بس ان کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور میرا چوتھا۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے یونیورسٹی میں ضرور ملیں گے۔ عرصہ شایان کے ارادوں سے ناواقف تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان کیا چاہتا ہے اور شایان نے اسے کیوں کمپنی دی، اس کے ساتھ وقت کیوں گزارا۔ عرصہ کو وہ پرسنلی اچھا لگا تھا، مگر اسے شایان نہیں، شایان بھائی اچھا لگا تھا۔ اس نے جتنا وقت شایان کے ساتھ گزارا، اتنے وقت میں ان کو مخاطب کرنا ہی نہ پڑا۔ شاید اسی لیے شایان نہیں جانتا تھا کہ عرصہ اس کو شایان بھائی کہتی ہے، جبکہ شایان کو لگا اس سے پسند کر چکی ہے، اور یہ فقط اس کی غلط فہمی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں عرصہ اپنی دوست سدرا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب پیچھے سے شایان کی آواز آئی، ہیلو عرصہ، کیسی ہو؟